आखिर मेरी गलती क्या है जो मैं अपमान की पीड़ा से गुजर रही हूँ। नाते रिश्तेदार, पास पड़ोस, यहाँ तक कि मेरा पति भी मुझे ही गलत समझ रहा है। कहता है कि वो मुझसे शादी करके पछता रहा है और लोग कहते हैं मुझे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था। पास पड़ोस की औरतें मुझे देखते ही बोल पड़ती हैं कि मुझ जैसी चरित्रहीन औरत का तो मुंह भी देखना पाप है। जो मेरी पक्की सहेलियां थी वो भी मुझसे रिश्ता तोड़ चुकी हैं। लेकिन मेरा दोष क्या है? यही सवाल मैं बार बार पूछती हूँ सबसे। मैं तो अपनी मर्यादा में ही थी, क्यों समाज के लोगों ने मुझे ही धर्म कर्म के कामों से दूर कर दिया, यह बोलकर कि हिंदू धर्म में ऐसी औरत का कोई स्थान नहीं। अपने ही ख्यालों में खोई नंदिनी को यह भी भान नहीं रहा कि पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा है। ओ बहन जी, मरना है क्या? जब उस अजनबी ने ये कहा तो वो चौंक कर पलटी। बहन जी? नहीं नहीं, मैं किसी की कोई बहन बहन नहीं हूँ, बोलकर नंदिनी सरपट भागी और वो इंसान उसे देखता रह गया। फिर अपने कंधे उचकाकर यह बोलकर आगे बढ़ गया कि लगता है कोई पागल औरत है। घर आकर नंदिनी दीवार की ओट से लगकर बैठ गई। जरा सुस्ताने के बाद उसने घर को बड़े गौर से निहारा। सब कुछ तो वैसा ही था। सोफा, पलंग, टेबल, कुर्सी, अलमारी सब अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रखे हुए। मगर नंदिनी की ही जिंदगी क्यों इतनी अव्यवस्थित हो गई? क्यों उसे आज अपना ही घर पराया सा लगने लगा था? जो पति अक्सर ये कहा करता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, वही आज क्यों उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता? जिन माता पिता की वो संस्कारी बेटी थी, क्यों उन्होंने भी उसका बहिष्कार कर दिया? ये सारे सवाल नंदिनी के दिल को मथे जा रहे थे। आखिर किससे कहे वो अपने दिल का दर्द और कहाँ जाए? मन कर रहा था उसका कि जोर जोर से चीखे चिल्लाए और कहे दुनिया वालों से कि उसकी कोई गलती नहीं है। अरे उसने तो इस इंसान को अपना भाई समझा था, लेकिन उसके मन में नंदिनी के लिए खोट था, वो उसे कहाँ पता था। दीदी, हिचकते हुए नंदिनी ने अपनी बड़ी बहन को फोन लगाया। क्या आप भी मुझे गलत समझ रही हैं? आपको भी यही लगता है कि मैं ही उस इंसान पर गलत नजर रखती थी? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं, बल्कि झूठा वो इंसान है। पर ये बात मैं कैसे समझाऊं सबको? मन तो कर रहा है कि कहीं मैं भाग जाऊं या फिर मर जाऊं, ताकि इस जिंदगी से छुटकारा मिले। ये कहकर नंदिनी सिसक पड़ी। मरने या कहीं भाग जाने से क्या होगा नंदिनी? लोग तो तब भी वही कहेंगे ना। और मैं गुस्सा तुमसे इस बात पर नहीं हूं कि तुम गलत हो, भरोसा है मुझे तुम पर। लेकिन गुस्सा मुझे इस बात पर आ रहा है कि क्यों तुमने उस इंसान को माफ कर दिया? क्यों नहीं उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई, जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा? तुमने उसे अपना भाई माना था ना। रिश्तों की आड़ में पहले तो उसने तुम्हारी आबरू लूटी और फिर उसी रिश्ते की दुहाई देकर बच निकला, और तुमने भी तरस खाकर उसे माफ कर दिया। क्यों आखिर? क्यों नंदिनी? उसके बच्चों की सोच कर दीदी। उसकी पत्नी मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। बोली कि अगर उसका पति जेल चला जाएगा तो वो मर जाएगी और फिर उसके बच्चे सड़क पर भीख मांगेंगे। दया आ गई मुझे उसके बच्चों पर दीदी, और कुछ नहीं। सोचा उसके कर्मों की सजा उसके भोले भाले बच्चों को क्यों मिले। अच्छा, और तुम्हारे बच्चे का क्या, जो तुमसे दूर चला गया? चलो मान भी गए कि तुमने उसके बच्चों का सोचकर कुछ नहीं कहा और ना ही पुलिस में रपट लिखाई, लेकिन उसने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हें बदनाम करके खुद साफ बच निकला। पता भी है तुम्हें कि लोग तुम्हें लेकर क्या क्या बातें बना रहे हैं। कौन पिता, भाई या पति ये बात सहन कर पाएगा भला? तुम्हारी सहेली रमा सबसे कहती फिर रही है कि भाई भाई कहकर तुमने उसके पति को फंसाने की कोशिश की। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्यों कर रही हो ये सब। तुम कोई अहिल्या नहीं जो दोषी ना होते हुए भी पत्थर की शिला बन जाओ और कलंकिनी कहलाओ, और इंतजार करो किसी राम के आने का जो तुम्हें तार सके। तुम आज की नारी हो नंदिनी,
आज की। भूल गई उस लड़के को जो कॉलेज की हर लड़की को परेशान करता था, और जब एक दिन उसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की तो कैसे तुम उसे घसीटते हुए प्रिंसिपल के पास ले गई थी। प्रिंसिपल को उस लड़के को कॉलेज से निकालना पड़ा था। जब उस लड़के के घमंडी पैसे वाले बाप ने तुम्हें धमकाने की कोशिश की तब भी तुम नहीं डरी और ना ही अपने शब्द वापस लिए थे। तो फिर आज कैसे तुम चुप रह गई नंदिनी? छल और बलपूर्वक जिस रावण ने तुम्हें छला उसका ध्वंस तुम्हें ही करना होगा। लोगों का क्या है, वे तो जो सुनेंगे वही दोहराएंगे, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सही हो, गलत वो इंसान है। अपनी बहन की कही एक एक बात नंदिनी को सही लग रही थी, पर वो साबित कैसे करे कि वो सही है। कोसने लगी वो उस दिन को जब पहली बार वो रुपेश और रमा से मिली थी। विकास और रुपेश दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी वजह से नंदिनी और रमा भी अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। रुपेश नंदिनी को भाभी कहकर बुलाता था और नंदिनी उसे रुपेश भैया कहकर संबोधित करती थी। कहीं न कहीं रुपेश में उसे अपने भाई का अक्स दिखाई देता जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब भी रुपेश नंदिनी के घर आता वो उसके लिए वही सब करती जो कभी अपने भाई के लिए किया करती थी। लेकिन रमा को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसे लगता कि वो जानबूझकर रुपेश के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है, दिखाती है कि वो उससे बेहतर है। कह भी देता कभी रुपेश कि सीखो कुछ नंदिनी भाभी से। चिढ़ उठती वो उसकी बातों से, पर कुछ बोलती नहीं थी। नंदिनी की सुंदरता, उसके गुण और जवानी को देख रमा जल उठती, क्योंकि वो बेडौल औरत थी। इतनी थुलथुल थी कि जब चलती तो उसका पूरा शरीर हिलता। कितना चाहा उसने कि नंदिनी की तरह बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो जानती थी कि नंदिनी उससे हर मामले में 20 है और इसी बात से वो उससे जला करती थी, पर दिखाती नहीं थी। दोनों के घर पास पास होने के कारण अक्सर वे एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। नंदिनी के हाथों का बनाया खाना खाकर रुपेश बोले बिना नहीं रह पाता कि उसके हाथों में तो जादू है। कहता अगर रमा को भी वो कुछ बनाना सिखा दे तो उस पर कृपा होगी, क्योंकि रोज रोज एक ही तरह का खाना खा खाकर वो ऊब जाता है। उसकी बातों पर नंदिनी और विकास हंस पड़ते, लेकिन रमा चिढ़ उठती और कहती कि अब वो उसके लिए कभी खाना नहीं बनाएगी। दोनों परिवारों के बीच इतनी मित्रता हो गई थी कि अक्सर वे साथ घूमने निकल जाते। छुट्टी वाले दिन भी साथ फिल्म देखने जाते या फिर लॉन्ग ड्राइव पर। कभी रमा अपने मायके जाती तो नंदिनी रुपेश के खाने पीने का ध्यान रखती, और जब कभी नंदिनी कहीं चली जाती तो रमा विकास के खाने पीने का ध्यान रखती थी। उस रोज भी यही हुआ था। रमा अपने भाई की शादी में गई थी, इसीलिए रुपेश के खाने पीने की जिम्मेदारी नंदिनी पर ही थी। विकास भी ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया था। काम वाली भी उस दिन नहीं आई थी। नंदिनी खाना पकाने के साथ साथ कपड़े भी धो रही थी। इसी बीच रुपेश आ गया। भाभी, उसने हमेशा की तरह बाहर से ही आवाज लगाई। अरे भैया आ जाओ, दरवाजा खुला ही है, कहकर वो अपना काम करती रही। रुपेश हमेशा की तरह सोफे पर बैठ गया और फिर टेबल पर पड़ा अखबार उठाकर पढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र नंदिनी पर पड़ी तो वो भौचक्का रह गया। भीगी सफ़ेद साड़ी में नंदिनी का पूरा बदन साफ दिखाई दे रहा था, और जब वो कपड़े सुखाने डालने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाती तो उसका सुडौल वक्ष स्थल का उभार और अधिक उभर आता। रुपेश अपलक देखे जा रहा था। उसके उरोज की सुडौलता देखकर उसका मन बेचैन हो उठा और उसने अपनी नज़र फेर ली, पर फिर बार बार उसकी नज़र वहीं पर टिक जाती। भैया चाय बनाऊं क्या, कहकर नंदिनी ने जब अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा तो उसका गोरा गोरा पूरा पेट दिखने लगा। नंदिनी के मादक संगमरमरी जिस्म को देख रुपेश का पूरा शरीर थरथराने लगा। उसकी आंखें चौधिया गई और उत्तेजना की लहर पूरे जिस्म में फैल गई। आज से पहले नंदिनी को उसने इस प्रकार कभी नहीं देखा था। नंदिनी को इस अवस्था में देखकर उसका अंग अंग फड़कने लगा और बेचैन रुपेश ने
क्षण भर में ही एक फैसला ले लिया। नंदिनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसे अपनी बाहों में भींच लिया और फिर अपने जलते होंठ उसके होंठों पर रख दिए और जोर जोर से उसके होंठों को चूसने लगा। नंदिनी कुछ बोल नहीं पा रही थी। अवाक सी आंखें फाड़े उसे एकटक देखे जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिसे वो भाई मानती आई है, आज वो उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि रुपेश की सरलता और सहजता देख कभी उसे एहसास नहीं हुआ था कि उसके अंदर इतना यौन आक्रमण भरा हुआ है। रुपेश का ये रूप देख नंदिनी सिहर उठी। भरसक अपने आप को उससे छुड़ाने का प्रयास करने लगी, पर सब बेकार था। वो अभी भी नंदिनी के होंठों को चूसे ही जा रहा था। उसका एक हाथ नंदिनी के स्तनों पर गया। जैसे ही उसने नंदिनी के स्तन को जोर से दबाया, वो चीख के साथ बेहोश हो गई और फिर जब होश आया तब तक अनहोनी हो चुकी थी। अपनी करनी पर माफी मांग रुपेश तो वहां से भाग निकला, लेकिन उस रात नंदिनी के लिए अमावस्या की काली रात बन गई। कैसे उसने पूरी रात खुद में सिमट कर बिताई वही जानती है। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था, बस आंखों के रास्ते आंसुओं का दरिया बहे जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि किससे कहे और कैसे कहे। जब विकास को इस बात का पता चला तो सहानुभूति दिखाने की बजाय वो उसे ही भला बुरा कहने लगा कि जरूर दोनों का पहले से ही नाजायज रिश्ता रहा होगा और अब जब उसे पता चल गया तो वो रोने धोने का नाटक कर रही है। विकास और नंदिनी के घर वाले रुपेश के खिलाफ पुलिस में बलात्कार का केस दर्ज कराने घर से निकल ही रहे थे कि तभी ऐन वक्त पर वहां रमा पहुंच गई और नंदिनी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए अपने पति के जीवन की भीख मांगने लगी, अपने छोटे छोटे बच्चों की दुहाई देने लगी। रुपेश भी नंदिनी के पैरों में लौट गया। कहने लगा कि चाहे नंदिनी उसे जो भी सजा दे दे पर पुलिस में ना जाए, वरना वो मर जाएगा, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दोनों पति पत्नी की दशा देख नंदिनी का दिल पसीज गया। कहने लगी कि उसके साथ जो होना था सो तो हो गया, अब क्यों इतनी जिंदगियां बर्बाद हो। यह सुनकर तो सबका पारा गर्म हो गया। विकास तो कहने लगा कि जरूर नंदिनी और रुपेश का नाजायज रिश्ता है और इसीलिए उसने अपना फैसला बदल दिया। नंदिनी के माँ पापा भी गुस्से से ये बोलकर निकल गए कि अब नंदिनी से उनका कोई वास्ता नहीं है, सोच लेंगे कि उनकी एक ही बेटी है। कितना समझाया नंदिनी ने सबको कि ऐसी कोई बात नहीं है और इससे क्या हो जाएगा, उल्टे उसकी भी बदनामी होगी सब जगह, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे ही दोषी मानकर वहां से चले गए। मगर नंदिनी गलत थी, क्योंकि कुछ महीने बाद ही रमा और रुपेश ने ये बात फैलानी शुरू कर दी कि नंदिनी अच्छी औरत नहीं है, दूसरे मर्दों को फंसाकर अपनी हवस पूरी करना उसकी आदत है। रुपेश को भी उसने अपने जाल में फंसा रखा था और मौका मिलते ही उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला और फिर रोने धोने का नाटक करने लगी। यह सुनकर पास पड़ोस की औरतों ने अपने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हाय हाय कहने लगी। जो मोहल्ले की औरतें नंदिनी से रोज बातें करती थी, अब उसे देखकर मुंह फेरने लगी और तरह तरह की बातें बनाने लगी। रुपेश को लेकर विकास ने भी उस पर गंदे गंदे इल्जाम लगाए। कहा कि अगर वो सही थी तो क्यों नहीं उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। दुनिया की तो वो सुन ही रही थी, पर जब उसका पति भी इस तरह उस पर इल्जाम लगाने लगा तो वो टूट गई। विकास की बातों ने उसका कलेजा छलनी कर दिया। पहले तो मुझे शंका थी, पर अब वो यकीन में बदल गई। तुम जितनी सती सावित्री दिखती हो उतनी हो नहीं, मेरे पीठ पीछे मेरे ही दोस्त के साथ। छी, और नाम क्या दे दिया इस रिश्ते को, भाई बहन का रिश्ता, ताकि लोगों को लगे कि ये तो बड़ा ही पवित्र रिश्ता है ना। धूल झोंक रही थी मेरी आंखों में। अरे, जो लोग मुझे टोकने तक की हिम्मत नहीं करते थे, आज वही लोग मेरी आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की जुर्रत करते हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं रहना अब मुझे इस घर में, कहकर विकास घर से निकल गया और साथ में बच्चों को भी ये कहकर ले गया कि उसके साथ रहकर उनके भी संस्कार खराब हो जाएंगे। आज नंदिनी के साथ कोई नहीं था सिवा बदनामी के।
बड़ी हिम्मत करके एक रोज उसने अपने माँ बाप को फोन लगाया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब विकास को फोन लगाया तो पहले तो उसने फोन काटना चाहा, लेकिन फिर कहने लगा, क्या यही सफाई देना चाहती हो कि तुम सही हो और लोग जो बोल रहे हैं वो गलत? तो साबित करो ना साबित कि तुम सही हो और वो इंसान गलत। साबित करो कि छल से उसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला। माफ कर दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी नंदिनी, पता है मुझे। इसीलिए आज के बाद तुम मुझे कभी फोन मत करना, कहकर विकास ने फोन पटक दिया। नंदिनी कुछ देर तक अवाक सी खड़ी रह गई। सही तो कह रहे हैं विकास, और मैं कौन सा रिश्ता निभा रही हूँ और किसके साथ? जब उसने ही रिश्ते की लाज नहीं रखी तो फिर मैं क्यों दुनिया के सामने जलील हुई जा रही हूँ? परिवार से रुसवाई, समाज में जग हंसाई और पति से विरह के अलावा मिला ही क्या मुझे? आज भी अपने पति के प्रति मेरी पूरी निष्ठा है, लेकिन छल पूर्वक मेरी निष्ठा को भ्रष्ट कर दिया उस दरिंदे ने। मेरा तन मन छलनी कर दिया उसने। तो फिर क्यों मैं उस हैवान को बचाने की सोच रही हूँ? सही कहा था दीदी ने, मैं कोई अहिल्या नहीं जो बिना दोष के ही सिला बनकर सदियों तक दुख भोगूं और इंतजार करूं किसी राम के आने का। मैं नंदिनी हूँ, नंदिनी, जो गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती आई है। तो फिर आज जब मुझ पर आन पड़ी तो कैसे चुप रह गई मैं? नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। बताऊंगी सभी को कि उस दरिंदे ने कैसे मेरे तन मन को छलनी किया। कोमल हूँ, कमजोर नहीं। मन ही मन सोचकर नंदिनी ने अपनी दीदी को फोन लगाया। नंदिनी के जीजाजी के एक दोस्त का भाई वकील था। पहले दोनों बहनें उसके पास गई और फिर सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद वकील साहब कहने लगे, अगर ये फैसला रेप के तुरंत बाद लिया गया होता तो नंदिनी का केस मजबूत होता, लेकिन सबूतों के अभाव की वजह से अब ये केस बहुत वीक हो गया है। मुश्किल है केस जीत पाना। शायद पुलिस भी अब एफआईआर ना लिखे। पर वकील साहब, कोई तो रास्ता होगा ना? ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता? नंदिनी की दीदी बोली। हो सकता है, अगर गुनहगार खुद ही अपना गुनाह कबूल कर ले तो, वकील ने कहा। पर वो ऐसा क्यों करेगा? वकील की बातों से नंदिनी सकते में आ गई, क्योंकि उसके सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई थी। लेकिन उसे उस इंसान को सजा दिलवानी ही है, पर कैसे? ये सोच सोचकर वो परेशान हो उठी। घर आकर भी नंदिनी चिंता में डूबी रही। बार बार वकील की कही ये बात कि सबूत ना होने की वजह से उसका केस बहुत वीक है, उसका दिमाग झकझोर देती। वो चैन से ना तो सो पा रही थी और ना ही बैठ। परेशान थी कि कैसे वो रुपेश के खिलाफ सबूत जुटाए और कैसे उसे जल्द से जल्द सजा दिलाए। पर कैसे? यही बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात कौंधी और तुरंत उसने अपनी दीदी को फोन लगाकर सारा मामला समझा दिया। पर नंदिनी, ये काम इतना आसान नहीं है बहन, चिंतातुर उसकी दीदी ने कहा। उसे लगा कि कहीं नंदिनी किसी मुसीबत में ना फंस जाए। जानती हूँ दीदी, पर मुश्किल भी नहीं। मुझे हर हाल में उसे सजा दिलवानी है, तो ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ दूं उस इंसान को मैं दीदी, जिसने मेरी इज्जत और आत्मसम्मान को छत विकसत कर दिया। उसके कारण ही मेरा पति, मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गए, कहकर वो उठ खड़ी हुई। आप यहाँ? अचानक नंदिनी को अपने सामने देख रुपेश चौंका। घबराइए नहीं। सॉरी, अब तो मैं आपको भैया भी नहीं बुला सकती। वैसे हम कहीं बैठकर बातें करें, कहकर नंदिनी उसे पास की ही एक कॉफी शॉप में ले गई। वहां उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, रुपेश, आप उस बात को लेकर किसी तरह की गिल्टी फील मत कीजिए। और सच तो ये है कि मैं भी आपको चाहने लगी थी। सच कहती हूँ, जलन होती थी मुझे उस मोटी रमा से जब वो आपके करीब होती। भैया तो मैं आपको इसीलिए बुलाती थी ताकि विकास और रमा बेफिक्र रहे, उन्हें शंका ना हो हमारे रिश्ते पर। जानते हैं, जानबूझकर मैंने उस रोज अपनी बाई को छुट्टी दे दी थी। लगा विकास भी बाहर गए हुए हैं तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। जैसा प्लान बना रखा था मैंने, ठीक वैसा ही किया। पारदर्शी साड़ी पहनी। दरवाजा पहले से खुला रखना भी मेरे प्लान में शामिल था रुपेश। अगर आप हरकत ना करते उस दिन
तो मैं ही आपके आगोश में खुद आ जाती। खैर, बातें तो बहुत हो गई, पर अब क्या सोचा है? उसकी आंखों में झांकते हुए नंदिनी बोली। कभी विकास और रमा को हमारे रिश्ते के बारे में पता ना चले, यह ध्यान मैंने हमेशा रखा, कहकर रुपेश को चूम लिया और जता दिया कि वो उससे क्या चाहती है। पहले तो रुपेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर नंदिनी की साफ साफ बातों से उसे पता चल गया कि वो भी उसी राह की राही है जिसका वो। फिर तय हुआ कल दोनों एक होटल में मिलेंगे जो शहर से दूर है। क्या बहाना बनाया आपने रमा से? रुपेश की बाहों में समाते हुए नंदिनी ने पूछा। यही कि ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। और तुमने क्या बहाना बनाया? मैं क्या बहाना बनाऊंगी? विकास मेरे साथ रहते ही नहीं अब, अदा से नंदिनी ने कहा। कब का छोड़कर चला गया वो मुझे। अच्छा ही हुआ, वैसे भी वो मुझे जरा सा भी पसंद नहीं था, कहकर नंदिनी ने रुपेश को चूम लिया। पक्षी को जाल में फंसाने के लिए दाना तो डालना ही पड़ता है ना, सो नंदिनी वही कर रही थी। पैग नंदिनी ने ही बनाया और अब तक 3-4 पैग हो चुके थे। नशा भी चढ़ने लगा था धीरे धीरे। अच्छा रुपेश, सच सच बताना, क्या तुम भी मुझे पसंद करते थे? बात पहले उसने ही छेड़ी। सच कहूं नंदिनी, नशे में वो सब सही सही बकने लगा। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे कुछ कुछ होने लगा था कि विकास कितना खुशहाल है जो तुम जैसी सुंदर पत्नी मिली, और मुझे मोटी थुलथुल जलन होती थी मुझे विकास से। जब भी मैं तुम्हें देखता था मेरी लार टपकने लगती थी। लगता कैसे मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं और फिर गोद में उठाकर कमरे में ले जाऊं और फिर। लेकिन जब तुम मुझे भैया कहकर बुलाती थी ना, तो मेरा सारा जोश ठंडा पड़ जाता था। मौका ढूंढता रहता था तुम्हारे करीब आने का, और फिर उस दिन मुझे वो मौका मिल ही गया। तुम्हारे गोरे गोरे बदन को देख उस दिन मैं पागल हो गया। लगा अगर तभी तुम्हें ना पालूं तो फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सच में मजा आ गया उस दिन तो। एक बड़ा घूंट भरते हुए वो बोला। जो मजा तुम में है ना नंदिनी, वैसा कभी रमा के साथ महसूस नहीं किया मैंने। वैसे तुम चुप क्यों हो गई नंदिनी? बोलो कुछ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कमरे की लाइट ऑन हो गई। सामने पुलिस को देख रुपेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर जब नंदिनी के व्यंग से मुस्कुराते चेहरे को देखा तो वो सब समझ गया कि ये सब उसे फंसाने की साजिश थी। अब वो पूरी तरह इनके चंगुल में फंस चुका है। फिर भी सफाई देने से बाज नहीं आया। कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसने मुझे यहाँ बुलाया था तो मैं आ गया। हाँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था, पर क्यों वो भी सुन लो, कहकर नंदिनी ने अपना सारा प्लान उसे बता दिया। एक ना चली रुपेश की, क्योंकि सारी सच्चाई अब पुलिस के सामने थी, वो भी सबूतों के साथ, जो नंदिनी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। पुलिस के डर से रुपेश ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। नंदिनी से जबरन बलात्कार और फिर उसे बदनाम करने के जुर्म में कोर्ट ने रुपेश को 10 साल की सजा सुनाई। गलत ना होने के बाद भी नंदिनी को दुनिया के सामने जलील होना पड़ा, अपने पति बच्चों से दूर रहना पड़ा। सोच भी नहीं सकती थी वो कि जिस इंसान को उसने दिल से भाई माना, वो उसके लिए इतनी गंदी सोच रखता था। रुपेश की सजा पर जहां नंदिनी ने सुकून की सांस ली, वहीं विकास और उसके मायके वाले बहुत खुश थे। अगर नंदिनी ने ये कदम ना उठाया होता आज, तो वो दरिंदा फिर किसी और नंदिनी को अपनी हवस का शिकार बना देता और फिर उसे ही दुनिया के सामने बदनाम कर खुद बच निकलता। रुपेश को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी और नंदिनी को सुकून।